आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस की मदद से हीट कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। रेडिएशंस यहां पर असल में आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, और ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है रेडिएशंस, ये असल में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस आपके पास ऐसी वेव्स हैं दैट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि इन रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे जो सूरज है आपके पास, इस सूरज की जो रोशनी की किरणें हैं वो असल में आपके पास जमीन पर पड़ रही हैं। तो ये जो लाइट रेज हैं जो कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए या इनके लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ऐसी वेव्स को हम असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो आज हम ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से आपके पास हीट जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। अब उसको डिस्कस करने से पहले जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा सा या रेडिएशंस को हम डिटेल के साथ देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास, मैं मानता हूँ कि सूरज से जो रोशनी आ रही है जमीन तक, तो यहाँ पर ये जो बीच का रीजन है ना, मैं मान रहा हूँ अभी यहाँ तक ये वाला, ये असल में आपके पास स्पेस है, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, फिर भी ये रोशनी की किरणें सूरज से जमीन तक पहुंच पाती हैं। तो ऐसी जो रेज होती हैं या वेव्स होती हैं, असल में उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वैक्यूम के साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये किसी और मीडियम से भी गुजर सकती हैं। जैसे आपके पास ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, ये आपके पास इस विंडो ग्लास से क्या हो रही है, पास हो रही। तो विंडो क्या है, या जो विंडो ग्लास है ये असल में क्या है, आपके पास एक मीडियम है ना, ग्लास एक मीडियम है, और जो मीडियम है ये इन पार्टिकल्स पर क्या है, मबनी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में से पास भी कर जाती हैं, उसके साथ साथ वैक्यूम में से भी पास करती हैं। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन से मुराद ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हीट का एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल होना है, इस चीज को असल में हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशंस। अब ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन की एक मिसाल और आपके पास ये है, जहां से कि यहाँ पर आपके पास ये लकड़ियों को आपने आग लगाई है और आपने यहाँ पर अपने हाथ गर्म कर रहे हैं, समझ लें सर्दियों का मौसम है। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो हीट है ना वो ट्रांसफर होगी इस जगह से आपके पास आपके हाथों तक, लेकिन किस तरीकेकार से, वेव्स की मदद से। और कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि अभी हमने जानी पहले। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात क्या होती है कि ये जो वेव्स होती हैं ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, लेकिन यहां पर ये कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं, हीट एनर्जी को। तो अब इस आग से जो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं वो असल में ट्रांसफर होंगी तमाम डायरेक्शंस के अंदर। तो फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि इस तरफ भी, इसी तरह आपके पास इस तरफ भी, इसी तरह दाएं जानिब भी, इसी तरह नीचे, हर तरफ जो है ना आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रही होंगी, वो ट्रांसफर हो रही होंगी। और यहाँ पर वो जो ट्रांसफर है उससे असल में मुराद यहाँ पर ये है कि इनकी जो एनर्जी है वो इस जगह से असल में क्या हो रही होगी, इन हैंड्स को ट्रांसफर हो रही होगी, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद आप ये देखेंगे कि आपने इस आग को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपके जो हाथ हैं वो गर्म हो गए, यानी कि वार्म अप हो गए हैं, या बेहतर है वार्म कह लेना कि अब ये गर्म हो चुके हैं। तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हों, जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये आपके हाथ हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई आपके पास एक शख्स खड़ा हो, मिसाल के तौर पे भी समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं वो असल में हर वक्त रेडिएशंस को क्या कर रही होती हैं, वो इमिट कर रही होती हैं। और क्यों इमिट कर रही होती है, क्योंकि उनका कुछ, उन बॉडीज का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। जैसे इस शख्स का जो है उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो हर एक खास टेम्परेचर के ऊपर एक खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो रही होगी, वो इमिट हो रही होगी। अब हर जिस्म क्योंकि कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो उनमें से कुछ को आप देख सकते हैं और कुछ को नहीं। जैसे यहाँ पर इस सिनेरियो में आपके पास ये एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आपके पास आयरन को आप पिघला रहे हैं, तो आपको ये जो ब्राइट ब्राइट कलर येलो नजर आ रहा है, पिघलते वक्त ऐसा ही नजर आता है ना, तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि टेम्परेचर इसका बहुत
ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर किसी चीज का हो जाता है तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है उन रेडिएशंस को आप देख सकते हैं और वो रंग बिरंगे कलरों में दिखाई देती है। जैसे कि यहां पर आपको ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास आयरन की ही असल में नीडल बनी हो, जैसे धागे वाली सुई होती है, अब है तो ये भी आयरन से बनी हुई, लेकिन ये तो कोई जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो उसका तो रंग आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसकी बात की क्या निशानदेही है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कम है, जबकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशंस एक बॉडी से एमिट हो रही होंगी यानी कि निकल रही होंगी वो असल में डिपेंड करेंगी टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे। जैसे कि यहाँ पर नीडल का जो टेम्परेचर है वो कम है तो उसको मैं TL कह सकता हूँ, लो टेम्परेचर, जबकि जो आयरन जिसको आप मेल्ट कर रहे हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा हीट दी हुई तो ये हाई टेम्परेचर पे है, तो इस वजह से ये रेडिएशन जो इमिट कर रहा है इनको आप देख सकते हैं, जबकि इनको देख नहीं पा रहे जो नीडल से निकल रही हैं। अब कितनी तेजी के साथ या कितनी आहिस्ता ये आयरन या नीडल हीट ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं Q/T असल में, जो कि Q असल में हीट है और डिवाइड बाय टाइम का इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कितनी तेजी या कितनी आहिस्ता हीट ट्रांसफर हो रही है, वो असल में आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, मैं खुद कोई बताते नहीं कह रहा। तो अब अगर टेम्परेचर सिर्फ 2 गुना बढ़े तो 2 की पावर क्या होती है 4, 16। तो असल में आपके पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं टाइम के लिहाज से, वो 16 गुना फिर क्या हो जाएंगी, वो ज्यादा हो जाएंगी। इसी तरह ये जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जो कि असल में Q/T है, ये असल में आपके पास ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एरिया कितना है, तो जितना एरिया असल में ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, जिसको मैं अप एरो से लेबल कर रहा हूं। और लेकिन जितना ही आपके पास एरिया जिस बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही है उसका एरिया कम होगा, तो जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो भी क्या होगा, वो कम होगा। तो फिर ये जो Q/T है इसको मैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या रेट एट विच रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, दोनों बातें मैं कह सकता हूं। रेट का मतलब किसी क्वांटिटी का टाइम के साथ चेंज होना, तो यहां पर वो जो क्वांटिटी है वो असल में क्या है, Q है। अब क्या आप कभी सोचा आपने कि जो चाय की प्याली होती है जो कि जिसमें चाय मौजूद हो, वो शुरू में तो बहुत गर्म होती है लेकिन कुछ वक्त यानी कि 1-2 मिनट गुजरने के बाद ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि इस प्याली का टेम्परेचर ज्यादा होता है आपके पास, जिसको मैं टी हाई कह रहा हूं यानी चाय का, जबकि इसके अलावा जो इसकी सराउंडिंग है जो कि इसके इर्द गिर्द है ये चीज, जैसे कि हवा आपके पास, इसका टेम्परेचर कम होता है तो उसको मैं TL कह रहा हूं, तो T लो। अब टेम्परेचर डिफरेंस है चाय में और सराउंडिंग में, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से किसकी तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ या कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ। लेकिन यहां पर ये जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी ये असल में आपके पास रेडिएशंस की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हर तरफ आपके पास, इस तरफ भी हीट ये ट्रांसफर हो रही होगी चाय से, इस तरफ भी हो रही होगी, बाएं दाने भी हो रही होगी, इसी तरह ऊपर, तो कोई भी तरफ बचेगी कोई या कोई साइड बचेगी नहीं। अब ना एक और जो बात यहां से बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास ये जो चाय की प्याली है इसका ना ये जो मैं लेबल कर रहा हूं ये असल में समझ दें कि एरिया है एक, या बेहतर है इसको मैं यहां से 2 डब्बों से समझा लेता हूं। इस डब्बे का एरिया ज्यादा है और इस डब्बे का एरिया कम है, तो जो रेडिएशंस इससे एमिट हो रही होंगी वो असल में ज्यादा होंगी जबकि इससे कम होंगी। इसी वजह से जब एक चाय जो बड़े एरिया वाले प्याले में मौजूद हो या कप में मौजूद हो तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो छोटे वाले में जैसे कि इसका इतना सा हो तो वो जो है ना वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि अब आपके पास आगे कि जब आपके पास ये जो चाय की प्याली है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट कब तक ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में? वो तब तक होती रहेगी जब तक आपके पास जो टेम्परेचर है चाय का कप का और जो सराउंडिंग का वो बराबर ना हो जाए। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इस चाय की कप से ज़्यादा होगा तो फिर हीट जो है वो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से सराउंडिंग टू कप, लेकिन यहां पर क्योंकि कप का ज्यादा है तो फिर हीट ट्रांसफर होगी कप से सराउंडिंग की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एक ये व्हाइट कार है जबकि एक ये ब्लैक कार है,
तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि ये जो ब्लैक कार है, जब आपके पास और ये वाइट कार धूप में एक्सपोज हो, यानी कि धूप इन पर पड़ रही हो, तो ये ज़्यादा गर्म आपको दिखाई देती है जब आप इसको हाथ लगाते हैं, यानी कि आपको ज़रा गर्म मिलती है, जबकि ये उसकी बनस्बतन कम गर्म होती है। तो इसकी वजह क्या है, इसको हम नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर एक्सपेरिमेंट से सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो सवाल हम एड्रेस करेंगे वो ये है कि वाई सम बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर एंड सम आर गुड एमिटर ऑफ हीट। जैसे कि आपके पास ये जो ब्लैक कार है, ये एक अच्छी एब्जॉर्बर है हीट की, यानी कि हीट को, या ब्लैक कलर जो है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाइट एक अच्छा इमिटर है। सॉरी, मुझे अपने अल्फाजों को करेक्ट कर लेना चाहिए। जो ब्लैक सरफेस होती है वो आपके पास अच्छी एब्जॉर्बर होने के साथ साथ अच्छी एमिटर भी होती है, जबकि जो वाइट सरफेस है वो बुरा एब्जॉर्बर है हीट का और बुरा ही एमिटर है हीट का। तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पास गुड एब्जॉर्बर हैं या अच्छी एब्जॉर्बर हैं हीट की, और कुछ बुरी हैं आपके पास, उस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करेंगे।